Good morning, students. Welcome to the next session of verb. In this video, we are going to focus on auxiliary verbs. Before moving ahead, let us recapitulate what we have already done in our previous sessions of verb. We have done the definition of verb. A verb is a word that denotes an action, an occurrence, a state of being or possession. Verb यानी जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, वह शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए और वह शब्द जो पोजेशन बताए। वर्ब हमें बताती है कि व्हाट ए पर्सन प्लेस और थिंग डज, कि जो भी सब्जेक्ट है वो क्या करता है। वर्ब हमें बताती है व्हाट इज डन टू ए पर्सन प्लेस और थिंग, कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या किया जा रहा है, वो भी हमें वर्ब से पता चलता है। व्हाट ए पर्सन प्लेस और थिंग इज यानी स्टेट, स्थिति बताता है वर्ब हमें। व्हाट ए पर्सन प्लेस और थिंग हैज, यहाँ पोजेशन की बात होती है, तो वर्ब हमें ये चार चीजें हमें वर्ब बताता है। एंड इट इज़ वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज ए वर्ब। जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की पोजीशन सब्जेक्ट के बाद में रहती है, इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। यानी नाउन और प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके इमीडिएट बाद वर्ब की पोजीशन रहती है सेंटेंस में। दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। बहुत सारे टाइप्स में हम वर्ब को स्टडी कर सकते हैं, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैड डिवाइडेड वर्ब्स इन तीन टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। मेन वर्ब्स, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स। वी हैव ऑलरेडी डन मेन वर्ब्स, transitive and intransitive verbs we have done. This video is about auxiliary verbs. Auxiliary verbs are also known as helping verbs, जिन्हें हम commonly helping verb के तौर पर यूज करते हैं या बोलते हैं, यानी सहायक क्रियाएं। और इनका काम क्या होता है, जैसे कि इनका नेम सजेस्ट करता है हेल्पिंग वर्ब, इनका काम होता है मेन वर्ब को हेल्प करना, या तो उस वर्ब के टेंस को डिनोट करने के लिए, या क्वेश्चन बनाने के लिए, या नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. They are used together with the main verb to show the verb's tense or to form a question or negative या negative बनाने के लिए। तो बहुत ही कॉमन से ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। हम बहुत फ्रीक्वेंटली इन वर्ब्स का यूज करते हैं। is, am, are, was, were, will, shall, has, have, had, do, does, did, can, could, may, might. These all are auxiliary verbs. These auxiliary verbs give some context to the main verb. For example, letting the reader know when the action took place or the modality of the action, etc. इनका काम होता है मेन वर्ब को हेल्प करना, ये चीज फिक्स करने के लिए, ये चीज डिसाइड करने के लिए कि एक्शन जो हो रहा है वो कब हुआ, मतलब उसका टेंस डिनोट करने के लिए, या फिर उसकी एक्शन की मोडेलिटी, प्रकार से यहाँ पे मतलब एडवर्ब नहीं है। प्रकार से मतलब है कि एक्शन जो हो रहा है उसका सामर्थ्य दिखाने के लिए या योग्यता दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी संभावनाएं बताने के लिए या प्रॉमिस दिखाने के लिए, तो इनको हम मोडेलिटी कहते हैं। This is how we use auxiliary verbs or helping verbs in sentence. We are learning about helping verbs. यहाँ पर जो main verb है that is learning, और auxiliary verb है are. तो are की help से हमें पता चलता है कि so this is how we use auxiliary verbs or helping verbs in a sentence. We are learning about helping verbs. यहाँ main verb है learn, एक्शन वर्ब है लर्न करना, और आर इसको हेल्प करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो आर हेल्पिंग वर्ब है और लर्निंग
उसका मेन वर्ब। इस सेंटेंस में मेन वर्ब इज लर्निंग एंड आर इज ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि यहाँ पर ये डिसाइड कर रही है कि टेंस कौन सा है या नंबर कौन सा है। नंबर देखो यहाँ पे प्लूरल है, वी सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए आर का यूज हुआ। और आर का यूज हुआ इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी आर स्टेइंग एट द ग्रीन हाउस क्लब। स्टेइंग इज द मेन वर्ब, आर इज ऑक्सिलरी वर्ब, और आर यहाँ पर यूज होके हमें पता लग रहा है कि दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो। जो मेन वर्ब है दैट इज कंप्लीट, एंड शुड इसको हेल्प कर रहा है उसका मोडालिटी बताने के लिए कि कंप्लीट एक्शन किस तरह से होगा। ये चाहिए की सेंस में होगा कि यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, कल तक ये काम हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, primary auxiliaries and modal auxiliaries. Primary auxiliaries में we have three verbs, be, do and have. और modal auxiliaries आप सब जानते हैं, may, might, can, could, should, would, ये सारी modal auxiliaries हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं primary auxiliaries. The primary auxiliaries are be, do एंड हैव। तो तीन हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं और बहुत कॉमनली हम इनको यूज करते हैं। ईच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब इन ए क्लॉज। इन्हें ये सिर्फ सहायक क्रियाओं के तौर पर ही नहीं आती, ये तीनों के तीनों मेन वर्ब के तौर पर भी आती हैं। हालांकि इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज के तौर पर इनको स्टडी करेंगे। Each is able to conjugate to reflect plurality or tense। यहाँ पर एक ये नया टर्म हमें मिल रहा है, conjugate। conjugation क्या होता है? conjugation means जब कोई verb person, tense या number, मतलब singular है या plural है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, ये टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें से क्या है, ये बताने के लिए जब कोई वर्ब अपना फॉर्म चेंज करती है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेट होना, कॉन्जुगेट करना। कॉन्जुगेट मीन्स टू गिव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, यानी क्रियापद के विभिन्न रूप देना। बी एंड हैव, ये जो दो वर्ब्स हैं, दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये यूज होती हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए। इनका कॉन्जुगेशन हमें इनमें नजर आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाने में, परफेक्ट टेंस बनाने में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में। और डू इज यूज टू मेक मेन वर्ब्स नेगेटिव और टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डू का कॉन्जुगेशन कब होता है? जब मेन वर्ब को नेगेटिव में बनाना हो या फिर उनके क्वेश्चन मार्क्स बना, क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट बनाना हो, सेंटेंस बनाना हो, तब डू का यूज होता है, डू के कॉन्जुगेशंस यूज होते हैं। और डू जो वर्ब है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एड एम्फेसिस टू ए सेंटेंस। वाक्य में बल देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए भी डू इस वर्ब का यूज किया जाता है। Just we have recently done that these primary auxiliaries be, have and do, these are used as main verbs also in a sentence। main verb कैसे की तरह से कैसे काम करता है? I am happy, am be का conjugation है, I am happy, I is subject, यहाँ पर जो am है यानी ये जो be का फॉर्म है वो main verb के तौर पर आया है। He has a lot of money, यहाँ पर ये state of being है, he has a lot of money, he subject है, has, have का conjugation है और ये position दिखा रहा है कि उसके पास बहुत पैसा है, तो ये यहाँ पर main verb के तौर पर यूज किया है हमने have को। नेक्स्ट इज he himself does his work, he himself does his work, do verb का conjugation है does, तो he does his work, तो does यानी कि do का, do जो verb है वो यहाँ पर
मेन वर्ब के तौर पर इसको यूज किया गया है। तो इस तरह से मेन वर्ब्स भी इनको मेन वर्ब्स के तौर पर भी यूज करते हैं, बी, हैव एंड डू। और यही प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी हैं। इस वीडियो में हम इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज के तौर पर ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ बी। बी, ये जो वर्ब है बी, इसका बेस फॉर्म है और इसके 7 कॉन्जुगेशंस हैं, 7 क्रिया रूप हमें मिलते हैं। एम, आर, इज, was, were, been and being. These are 7 conjugations of the primary auxiliary be. बेस फॉर्म बी है। बाकी हम सब जानते हैं कि बाकी जो फॉर्म्स हैं इनका किस तरह से यूज करते हैं। एम का यूज हम आई के साथ करते हैं। आर का यूज हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी के साथ में करते हैं। सेकंड पर्सन के साथ में करते हैं यानी यू, एंड विद द थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ, या फिर मोर देन वन नाउन हो तो उनके साथ में हम यूज करते हैं। इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट के साथ में, या कोई सिंगल कोई नेम हो तो हम उसके साथ में यूज करते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी डन कि इनका यूज हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस बनाने के लिए करते हैं। बी का यूज कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस यूज बनाने के लिए हम बी की सारी कंजुगेशंस का यूज करते हैं। was फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में यूज होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होता है। आई के साथ was लगाते हैं। ही, शी, इट, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म करना हो तो हम was का यूज करते हैं। वर का यूज भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं जब हमें वी के साथ वर का यूज करते हैं, यू के साथ वर का यूज करते हैं, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे के साथ में भी वर का यूज होता है। बीन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। लाइक आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव बीन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर हम बीन का यूज करते हैं। और बीइंग जो 7th कॉन्जुगेशन है, इसे हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम बीइंग का यूज करते हैं। लाइक द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। Let us see how the conjugations of be are used. बी फैमिली के हमने किए कि अभी 7 प्रकार हैं, 7 रूप हैं बी फैमिली के, या 7 कॉन्जुगेशंस हैं। तो उनका यूज कहाँ कहाँ पर और किस तरह से होता है। तो बी हम बेस फॉर्म में इसको यूज करेंगे और सेंटेंसेस में अलग अलग उसके जो भी कॉन्जुगेशंस यूज होंगे वो आप समझते जाइए साथ साथ में। सबसे पहले हम बी का देखते हैं कि बी एज ऑक्सिलरी वर्ब, अभी हम इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स ही पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स ही पढ़ रहे हैं। सो बी इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंटिन्यूअस टेंसेस, present continuous tense and past continuous tense. Like I am working, working मेन वर्ब है और am इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये बी का ही फॉर्म है। गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट, देखो यहाँ पे बी ने अपना फॉर्म चेंज किया, आई है तो आई के साथ में एम लगेगा। गर्ल्स है यानी थर्ड पर्सन प्लूरल है तो यहाँ पर बी का फॉर्म हो गया आर। थर्ड इज जॉन वॉज हिटिंग द बॉल, जॉन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर और बिकॉज पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो बी ने अपने आप को चेंज किया वॉज में। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन, this is present perfect continuous tense, so they have been studying since morning। मेन वर्ब इज स्टडिंग और बी ने यहाँ पर बीन का रूप लेकर इस सेंटेंस को perfect continuous tense बना दिया। नेक्स्ट इज he had been living in Delhi since 1995, दिस इज had आ गया तो दैट मीन्स ये past perfect continuous tense है और यहाँ पर भी बी का फॉर्म been यूज हुआ। और इस तरह से बी ने अपने फॉर्म्स तो चेंज किए लेकिन साथ ही कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट
continuous tense, past continuous tense, present perfect continuous tense and past perfect continuous tense बनाने में main verbs की help की. Next is be is used in the formation of the passive. Passive voice में जब हम change करते हैं तब भी हम be के different forms का use करते हैं. Like the gate was opened by the watchman. Opened is main verb और was यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब है और वाज आ जाने से हमें पता लग रहा है कि ये जो भी एक्शन हुआ है वो पास्ट में हुआ. द स्टोरी इज रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय. द स्टोरी इज रिटन, रिटन मेन वर्ब है, इज हमने स्टोरी के बाद में लगाया तो पैसिव वॉइस बन गया ये, और इस तरह से इज ने रिटन मेन वर्ब की हेल्प की. स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर. यहाँ पर बी का फॉर्म है बीइंग. सो पैसिव में हमने किया था, पैसिव में जब हम कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो बीइंग का यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स को चेंज करके बना स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर. द पार्सल वॉज रिसीव्ड बाय मी. यहाँ पर रिसीव्ड इज मेन वर्ब, वॉज इसको हेल्प कर रही है. पैसिव, इस तरह से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के पैसिव वॉइस में आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पर चूज करते हैं. लाइक द गेट, गेट के साथ में वॉज आना चाहिए अगर पास्ट है तो, या वर आना चाहिए. ये हम बी की जो 7 कॉन्जुगेशंस है उसमें से डिसाइड करते हैं. द स्टोरी सिंगुलर है और क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बात थी तो उसको उसके साथ में इज लगाया. स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल्स हैं और इनके साथ में आर लगाया और बीइंग का यूज इसलिए हुआ क्योंकि जो एक्टिव वॉइस में जो टेंस था, सेंटेंस था, वो कंटिन्यूअस टेंस में था, इसलिए बीइंग का यूज हुआ. द पार्सल वाज रिसीव्ड बाय मी. तो यहाँ पर रिसीव्ड मेन वर्ब है और पार्सल के हिसाब से हमने वॉज का यूज किया, यानी कि बी की इस वॉज रूप का या फॉर्म का यूज किया और इस तरह से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट किया. नेक्स्ट इज द वर्ब बी इज यूज्ड टू डिनोट कमांड. कमांड दिखाने के लिए भी हम बी का यूज करते हैं और इसका यूज थोड़ा इस तरह से रहता है. लाइक look at the first example. You are to write your name at the top of each sheet of paper. This is not a statement only, this is a command, निर्देश. ये निर्देश दिया गया है कि आपको प्रत्येक शीट के ऊपर टॉप पर अपना नाम लिखना है, ये निर्देश है. तो you are to write, ऐसा नहीं है that you are writing और you will write. दिस इज अ कमांड, ये एक निर्देश है कि आपको ऐसा करना है, इस निर्देश के अकॉर्डिंग करना है. तो इस तरह से हम जिसको भी निर्देश दिया जाना है उसके हिसाब से हम बी के फॉर्म का यूज करते हैं. यू आर टू राइट, आपको लिखना है. नेक्स्ट इज मदर सेज यू आर टू गो टू मार्केट एट वंस. माँ क्या कहती है, आपको इसी समय मार्केट जाना है. आप मार्केट जा रहे हो ऐसा नहीं है, आप मार्केट जाओगे ऐसा नहीं है, ये कमांड दी जा रही है मदर की तरफ से दैट यू आर टू गो राइट नाउ, आपको इसी वक्त मार्केट जाना है. तो यू के बाद में बी की इस फॉर्म का हमने यूज किया कमांड डिनोट करने के लिए. नेक्स्ट इज जॉन इज टू हिट द बॉल. निर्देश क्या दिया जा रहा है कि जॉन को बॉल हिट करनी है. तो जॉन इज, जॉन क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ में हम इस कॉन्जुगेशन का यूज कर रहे हैं. जॉन इज टू हिट बॉल, जॉन को बॉल हिट करनी है. तो इस तरह से हम बी जो एज ऑक्सिलरी बी की विभिन्न स्वरूपों का हम इस प्रकार से यूज करते हैं. The auxiliary be is used to denote a plan, arrangement और agreement. जिस तरह से हमने कमांड में बी का यूज देखा था उसी तरीके से जब कोई प्लान या अरेंजमेंट या एग्रीमेंट दिखाना हो तब भी हम ऑक्सिलरी बी का यूज करते हैं. उसको वाक्य में जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उसका कॉन्जुगेशन लगा देते हैं.
फॉर एग्जाम्पल आई एम टू सी हिम टुमारो, कि मेरा प्लान है कि मुझे उससे कल मिलना है। आई एम टू सी हिम टुमारो, मुझे उससे कल मिलना है, ये मेरा प्लान है। तो आई एम टू सी हिम, कि जब हम इस प्रकार से सेंटेंस बोलते हैं कि मैं उसे कल मिलूंगा, तो दैट मीन्स आई विल मीट हिम टुमारो, आई विल या आई शैल मीट हिम टुमारो। लेकिन मेरा ये प्लान है अभी कि मुझे उससे मिलना है, या ये अरेंजमेंट है, या ये एक अग्रीमेंट हुआ है कि मुझे उससे कल मिलना है। तो आई एम टू सी हिम टुमारो। नेक्स्ट, दे आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उनकी शादी होनी है। होगी इज अ डिफरेंट थिंग, होनी है अभी प्लान किया है या अभी अरेंजमेंट किया है। दे आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, उनकी अगले महीने शादी होनी है। तो इस तरीके से हम बी का यूज करते हैं कमांड में भी, और प्लान और अरेंजमेंट या फिर किसी चीज का अग्रीमेंट है तब भी हम बी के विभिन्न स्वरूपों का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो बी का यूज है वो थोड़ा टिपिकल है। इट इज यूज इन द पास्ट टेंस विद द परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है टू के साथ में हैव प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और कब हम इसको यूज करते हैं? टू इंडिकेट एन अरेंजमेंट दैट वाज मेड बट नॉट कैरिड आउट। एक अरेंजमेंट या अग्रीमेंट किया गया था बट वो हो नहीं पाया, उसको कैरी आउट नहीं कर पाए। फर्स्ट जो ये जो पॉइंट है इसमें है कि हमें जो प्लान करना है उसकी बात हो रही है, यहाँ पर भी हम बी का यूज कर रहे हैं। और जब प्लान कर लिया था लेकिन उसको कैरी आउट नहीं कर पाए या नहीं हो पाया वो प्लान या वो अरेंजमेंट या वो अग्रीमेंट, तब हम बी का यूज पास्ट टेंस में होता है और परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ में, यानी टू प्लस हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बी के स्वरूप बीन का यूज होता है। लुक एट द एग्जाम्पल, they were to have been married, they were past tense, to have been married last month, उनको लास्ट मंथ उनका विवाह हो जाना था, but had to postpone the marriage until June, लेकिन जून तक विवाह को पोस्टपोन किया गया। इस सेंटेंस में क्या है? नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब फ्यूचर के लिए प्लान किया गया है या अरेंजमेंट किया गया है। दे आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ उनका विवाह होना है। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ जहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ में बीन का यूज किया है, बीन हमने देखा था कि ये बी का ही एक फॉर्म है। दे वर टू हैव बीन मैरिड, उनका विवाह होना था लास्ट मंथ, कि ये एक अरेंजमेंट या एक प्लान किया गया था कि उनका विवाह होगा। दे वर टू हैव बीन मैरिड। The exams were to have been organized last month but had to postpone until June, लेकिन जून तक उसको स्थगित करना पड़ा। तो इस तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब बी का यूज करते हैं। This is the table of conjugations of be and its uses. In first column you'll find the various forms, various conjugations of the auxiliary verb be. In the second column you can see कि जो various forms है उनको किसके साथ और कौन से tense में use करना है, मीन subject क्या होना चाहिए, क्या tense होना चाहिए, structure क्या रहेगा, ये यहाँ पर you'll find in the second column. And in the third column you'll find the example sentences. So you can pause the video, take a look and practice how to use the verb be as auxiliary verb.